आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ सम्स बनाते हैं इनटैंजिबल असेट्स, इंड एज 38 इनटैंजिबल असेट्स पे। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूं आपके साथ। PQR Limited is a gaming developer company. Few years back it developed a new game called Cloud9. The game sold over 10 lakh copies around the world and was extremely profitable. Due to its popularity, PQR Limited released a new game in Cloud9 series every year. The games continue to be the best seller. Based on management's expectation, estimates of the cash flow projection for Cloud9 video game series, जो बाद में लॉन्च किया वो, over the next 5 years have been prepared. Based on these projections, PQR believes that Cloud9 series brand would be recognized at 20 लाख रुपया। ऐसे होता नहीं है। आप एक इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करोगे जस्ट बिकॉज कि कोई चीज आपको कैश फ्लो पैदा करके दे रहा है तो एक असेट बन जाएगा, ऐसा नहीं। इंटेंजिबल असेट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, और इंटेंजिबल असेट का डेफिनेशन पूरा होना चाहिए। ये तो आपने Cloud9 गेम लॉन्च किया था, उसके बाद वो हिट हो गया तो आपने Cloud9 वीडियो गेम सीरीज चालू कर दी। अब कैश फ्लो के बेस पे आप इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करोगे, ऐसा होता नहीं। आगे पढ़ते हैं। PQR Limited has also paid rupees 10 lakh to MNC Limited for acquiring the rights of another video game series called Headspace video game series. इसको लिखो ना अपने बुक्स में। This is an intangible asset which can be recorded at its cost. The said series have huge demand in the market. Discuss the accounting treatment of the above in the financial statements of PQR Limited. पहला, Cloud9 video game series cannot be recognized as an intangible asset as no cost has been incurred for that. ये इंटरनली जेनरेटेड ब्रांड है, उसके लिए अलग से आपने कोई कॉस्ट इनकर नहीं किया। उसके फेयर वैल्यू के बेसिस पे आप बैलेंस शीट में एसेट को लिख नहीं सकते। और दूसरा, ये जो हेडस्पेस वीडियो गेम सीरीज आपने एक सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट खरीदी है, इसको आप अपने कॉस्ट पे आराम से लिखो इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हुए। तो ये टोटल स्टोरी है। Cloud9 वीडियो गेम सीरीज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट, एंड वो क्या नाम उसका, हेडस्पेस को आप रिकॉग्नाइज कर सकोगे। मैं पहले आपको ब्रॉडली आंसर दिखा दूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है। ये देखिए, देयर फॉर, ये लाइन को खाली देखिए, बाकी राइटिंग बाद में डिस्कस करेंगे। देयर फॉर Cloud9 ब्रांड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट। हेडस्पेस के लिए लिखा है, हेडस्पेस के लिए लिखा है ये देखिए, हेडस्पेस इंटेंजिबल असेट शुड बी कैरीड एट कॉस्ट, मतलब इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट। अब आइए इसका राइटअप जब आप करेंगे एग्जाम में तो क्या क्या चीज लिखेंगे। तो पहला पार्ट में देखो, इंस्टीट्यूट ने एसेट का डेफिनेशन लिखा है। ये पैरा वैरा तो बेकार बात है। पहला पैराग्राफ यहां से चालू होगा, एन एसेट इज ए रिसोर्स कंट्रोल्ड बाई एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू दी एंटिटी। ये पहला डेफिनेशन में पहला पार्ट लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि इंटेंजिबल असेट का स्पेसिफिक डेफिनेशन जो इंड एज 38 का है कि इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज। फिर उन्होंने लिखा कि अगर किसी इंटेंजिबल असेट को बुक्स में लिखना चाहते हो तो आइडेंटिफाइबिलिटी, कंट्रोल और एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए। फिर Cloud9 के बारे में उन्होंने एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन किया। फॉर एक्सप्लेनिंग उन्होंने सबसे पहले लिखा इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मास्टर्ड पब्लिशिंग टाइटल एटसेट्रा शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल असेट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन सच आइटम्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस। तो इंटरनली जनरेटेड आप जानते हो कि जो अब अगर आप कोई चीज डेवलप कर रहे हो, मान लो सॉफ्टवेयर बना रहे हो घर में, दैट्स फाइन,
लेकिन ये तो ब्रांड अपने आप बनते बनते बन गया है। सो क्योंकि इसका खर्चा और कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस का खर्चा में फर्क नहीं कर सकते, इसलिए साफ साफ लिख दिया Cloud9 ब्रांड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट। लेकिन हेडस्पेस की अगर बात करते हो तो उन्होंने लिखा कि इट्स ए सेपरेटली अक्वायर्ड इंटेंजिबल असेट, और उसी ग्राउंड पे आप इसको एनालाइज करोगे। स्पेलिंग थोड़ा सा वाई आना चाहिए था। अब उसके लिए लिखा था प्राइस दैट इज पेड टू अक्वायर द इंटेंजिबल असेट विल रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट प्रॉफिटेबिलिटी विल फ्लो टू द एंटिटी। तो लिखा है कि द एंटिटी इज expects that there will be inflow of economic benefit even if there is uncertainty about the timing or amount of the inflow। इतना सारा वर्ड्स आप नहीं भी लिख पाओगे तो चलेगा। सो स्टोरीज इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ ए सेपरेटली इंटेंजिबल असेट कैन यूजुअली बी मेजर्ड रिलायबली। वही कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली और इकोनॉमिक बेनिफिट शुड कम, जो डेफिनेशन है इंटेंजिबल असेट। कोई भी असेट रिकॉग्निशन वाला प्रिंसिपल जो दो ठो वो लिख दोगे। लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा द हेड स्पेस गेम हैज बीन परचेस्ड फॉर ₹10 लाख। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स as it is a separately acquired asset and future benefits are expected to flow, so intangible asset should be recognized at its cost of ₹10 lakh। further it should be measured either cost model or revaluation model। further का बात भी उन्होंने लिख दिया कि subsequent treatment क्या करोगे। in accordance with this it should be carried at its cost / revaluation model less any accumulated depreciation and accumulated impairment। तो ये राइटअप है। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट हमेशा ज्यादा लिखेगा। आप असेट का डेफिनेशन लिखोगे, इंटेंजिबल असेट का डेफिनेशन लिखोगे, इंटेंजिबल असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिखोगे, फिर वो सेल्फ जनरेटेड ब्रांड रिकॉग्नाइज नहीं होगा और सेपरेटली अक्वायर्ड इंटेंजिबल असेट रिकॉग्नाइज होगा। ये 5-6 पैराग्राफ में चीजों को मैनेज करोगे तो ये आंसर हम लोगों का कंप्लीट होता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। डी लिमिटेड इज ए लीडिंग पब्लिशिंग हाउस, परचेस्ड कॉपीराइट ऑफ अ बुक फ्रॉम द ऑथर फॉर पब्लिशिंग द सेम। फंटास्टिक, इंटेंजिबल असेट है अभी तक देखने से लग रहा है। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ डी लिमिटेड चूजेस टू मेक द पेमेंट upfront then copyright consideration of ₹80 lakh is to be paid, which is in line with the general practice of the arrangement. However, the contract also provides that if D Limited chooses to pay consideration after 2 years, then it will be required to pay ₹10 lakh. At what value should be intangible asset? At what value should the intangible asset be recognized? तो इसमें दो बात करके लिखोगे कि भाई अगर हम अपफ्रंट पेमेंट करते हैं तो 8 लाख रुपया में इंटेंजिबल असेट लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ इसका अमोर्टाइजेशन और डेप्रीशिएशन होगा। और अगर हम 2 साल बाद पेमेंट करते हैं तो भी इंटेंजिबल असेट 8 लाख में ही लिखेंगे। जो 10 लाख रुपया का हम पेमेंट कर रहे हैं, जो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट बन करके रिकॉग्नाइज होगा। तब इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए हर साल का इंटरेस्ट का कैसे निकलेगा कैलकुलेशन वो भी दिखाना, ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने नहीं दिखाया है, आप उसको भी दिखाना कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो द आंसर इज 8 लाख इंटू 1 + r टू द पावर 2 इज इक्वल टू 10 lakhs। तो 1 + r टू द पावर 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 1.25। तो r इज इक्वल टू 1.25 का रूट -1। तो 1.25 का अगर रूट निकाल दें और -1 कर दें, 1.1180, 1.1180 -1, so that is 0.1180, so that is 11.8%। ये भी आप निकाल करके दिखा दीजिएगा। तो 11.8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकलेगा। तो पहला जो 8 लाख रुपया में आप असेट रिकॉर्ड करोगे टुगेदर विथ ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 8 लाख इंटू 11.8%, दैट इज 1 लाख नहीं 8 लाख इंटू 11.8%, 94,400 फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद 894,400 पे आप 11.8% करोगे, दैट इज 1,05,600 राउंड ऑफ करने के लिए कर दिया। तो ये 2 साल का इंटरेस्ट आप रिकॉग्नाइज करोगे। अब आइए इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा पढ़ते हैं।
पहले लिखा इंड एज 35 बोलता है, इंड एज 38 बोलता है अगर पेमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट इज डिफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स इट्स कॉस्ट प्राइस इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट विच इज 8 लाख. द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द टोटल पेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड अनलेस इट इज कैपिटलाइज्ड एज पर इंड एज 23. जो यहाँ पे कहानी नहीं है कैपिटलाइजेशन की, यहाँ पे देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है असेट कब तक रेडी होगा. तो आप इनिशियली ही असेट, कॉपीराइट है ना, तुरंत ही तो रेडी है, आप तुरंत ही बुक प्रिंट कराने लग जाइए. फिर लिखता है कि अगर पेमेंट बाद में किए तो 8 लाख रुपया को कॉस्ट ऑफ द असेट के रूप में लिखेंगे. डिफरेंस जो अच्छा 8 लाख नहीं 80 लाख है, ठीक है, मैं इसको एक जीरो बढ़ा देना, तो आप 80 लाख को कॉस्ट ऑफ द असेट के रूप में लिखेंगे. बाकी जो 20 लाख रुपया है वो 2 साल का इंटरेस्ट के रूप में लिखेंगे. और आप बोलोगे सर 2 साल का इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाना चाहिए क्या? द आंसर इज यस. 2 साल का इंटरेस्ट निकलेगा, फर्स्ट ईयर का निकलेगा 9,44,000 और फिर 1,06,000. राउंडिंग ऑफ में बोल रहा हूँ. 9,44,000 और 10,56,000 तो हो गया, एक जीरो बढ़ा दो, 9,44,000 10,56,000 टोटल 20 लाख रुपया का इंटरेस्ट हो गया. हमारा पहला कैलकुलेशन में मेरे को 8 लाख दिखाई दिया था, वो 80 लाख है. एक बार चेक करूं तो मैं, हाँ 80 लाख है, तो एक जीरो बढ़ा करके आप अपना आंसर लिखोगे. सो दैट्स इट. इंस्टीट्यूट ने ना एक ही आंसर लिखा, आप इसको 2 आंसर लिखना. अगर आप फ्रंट पेमेंट करके असेट लाए तो 80 लाख में असेट लिखेंगे, उसके बाद कोई इंटरेस्ट की अकाउंटिंग नहीं, ओनली डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का अकाउंटिंग होगा. फिर बी करके लिखना इफ पेड आफ्टर 2 ईयर्स, असेट 80 लाख में लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा पेमेंट 20 लाख का होगा वो 2 साल का इंटरेस्ट निकलेगा. इंटरेस्ट का रेट निकाल करके दोनों साल का इंटरेस्ट का फिगर निकाल करके दिखा दोगे जैसा मैंने दिखाया. आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. ए कंपनी इज इंगेज्ड इन द प्रोविजन ऑफ IT प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज incurred following expenditure during the development phase of its software product that is to be offered to its customers. The entity also purchases software from third parties for incorporating into its end software product offered to its customer. Fantastic. Intangible asset है भाई, सॉफ्टवेयर का बिजनेस में है. The company is in the process of launching it in the market for licensing to its customers. Fantastic. The company also takes services of external professional software developers for such software development purposes. सब कुछ intangible asset के cost में आ जाएगा till the asset is ready for its intended use to start working in the manner intended by the management. Cost incurred in relation to the development of its software product is given below. पहले लिखा परचेज प्राइस, फिर लिखा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट इनकर्ड directly related to customization, professional fees, training cost, advertisement cost और administrative and general overhead. मैं पहले आपको बता दूं, ये 3 ठो जो खर्चा है आपने बार बार इंटेंजिबल टेंजिबल असेट पढ़ा होगा. स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग और एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, ये कॉस्ट ऑफ द असेट का पार्ट नहीं बनेगा. ये सब कॉस्ट ऑफ द असेट का पार्ट बनेगा. अब डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर में लिखा क्या क्या है. ठीक है, सॉल्यूशन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये ब्रॉडली मेरा आंसर है अभी तक का. द सॉफ्टवेयर, नोट 1 एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट के ऊपर, द सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड इन 9 months, ended 31st December 2021 and was capable of operating in the manner intended by the management. It was brought to use on 31st of March. The employment cost for the period of 12 months, that is up to 31st of March, is given. The employees were engaged in developing the software and other related activities. अब देखो असेट दिसंबर में रेडी हो गया था, आप उसको पुट टू यूज में डाले मार्च तक, तो जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी को क्या कैपिटलाइज किया जा सकता है? द बिग आंसर इज अ नो. आइए इंस्टीट्यूट का आंसर शीट देखते हैं. हम लोगों को 9 महीने का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज करने मिलेगा. यहां पे देखिए, भले पेमेंट 1200 का किया है,
बट इनटैंजिबल असेट के कॉस्ट में आपको 900 ही लेने मिलेगा। लिखा देखो, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 9 months आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सो ओनली 900 कैन बी कैपिटलाइज, जैसा हमने डिस्कस किया। परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर तो डायरेक्टली इसमें तो कोई बात ही नहीं, वो नोट में भी नहीं लिखा, उसको जगह नहीं दिया, तो परचेज प्राइस तो ये तो यस आंसर है, इसका आंसर यस है, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 900। नोट 2 पढ़ते हैं। नोट 2 इज रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन का खर्चा। अदर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट इंक्लूड एन abnormal cost of 50,000 in respect of repairing the damage which resulted from security breach. What will be the, अच्छा 2 ही नोट है, what will be the amount of that software development cost can be capitalized। अच्छा, इन्होंने साफ साफ लिखा नोट 2 में कि ये जो 4,50,000 का खर्चा हुआ है, इसमें इसमें 50,000 रुपया का खर्चा अब नॉर्मल वेस्टेज है। तो आपने पढ़ा होगा कि अब नॉर्मल वेस्टेज को हम लोग कॉस्ट ऑफ द असेट का पार्ट नहीं बना सकते, वो सीधे P&L में चला जाता है। तो ये देखिए 4,50,000 पेमेंट हुआ अदर कॉस्ट में, लेकिन 4 लाख ही कैपिटलाइज हुआ। साफ लिखा कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज डिडक्टेड, दैट इज 50,000 डिडक्ट कर दिया। और बाकी जितना खर्चा है, टेस्टिंग का खर्चा, प्रोफेशनल फीस का खर्चा कैपिटलाइज हो रहा है। ट्रेनिंग इज नॉट गेटिंग कैपिटलाइज, दिस इज नॉट गेटिंग कैपिटलाइज्ड, एडवर्टाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इज नॉट गेटिंग कैपिटलाइज्ड। 39,20,000 में असेट का कॉस्ट बना। अब एक बार मैं क्वेश्चन में चलता हूं, आपके सामने अलग से लिखता हूं। लिखने का तरीका आपने देख लिया। अब यहां पे देखो, ये 6 लाख पूरा, ये 9 लाख पूरा, 15 लाख, 15 लाख और 18 लाख 33 लाख, 33 लाख एंड 4 लाख 37 लाख, 37 लाख एंड 220, 39,20,000। एकदम ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से 4 पैराग्राफ नहीं बना करके नाम और अमाउंट लिख दोगे, नाम और अमाउंट लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। रीजन नीचे दे देना। ये जो रिमार्क्स यहां पे लिख करके दिया सामने में बना करके, आप रिमार्क्स नीचे लिख देना। और अगर इसी तरह से बनाते हो पर्टिकुलर्स, पेमेंट, कैपिटलाइज्ड और रिमार्क्स, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के जैसा आंसर। लेकिन इतना स्पेस आपके पास रहना पड़ेगा सजाने के लिए, तो वो स्पेस होगा नहीं। आप सीधा ऐसा करना ना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, 2 कॉलम बनाना। परचेज प्राइस 6 लाख, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 9 लाख। परचेज प्राइस का नोट लिख देना डायरेक्टली टू बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि परचेज प्राइस ऑफ द असेट है। एम्प्लॉयमेंट में 9 लाख रुपए, टेस्टिंग कॉस्ट 18 लाख, अदर कॉस्ट 4 लाख। नोट बना देना इसका कि भाई 50,000 अब नॉर्मल वेस्टेज है। प्रोफेशनल फीस 220 और ऐड कर देना। नीचे में एक लाइन लिख देना, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेनिंग और एडमिन ओवरहेड को हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके सामने रीड करता हूं। एसएस लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। On 1st April, SS Limited purchased net assets of M Limited for 13,20,000. Fair value of identified net asset is 10 lakh. So 3,20,000 is goodwill. और लिखा द लाइफ ऑफ द गुडविल इज 10 years। आप जानते हो कि इंटेंजिबल असेट में गुडविल का अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है। आपको गुडविल को कॉस्ट पे ही लिखना पड़ेगा। इंपेयरमेंट अगर हो रहा है देन इट्स ओके। तो लाइफ ऑफ द गुडविल का कोई मतलब नहीं है। ऑन 4th May इट परचेज्ड ए फ्रेंचाइजी टू ऑर्गेनाइज म्यूजिकल शो फॉर 80 lakhs of rupees एंड एट एन एनुअल फी ऑफ 2% ऑफ द म्यूजिकल शोज रेवेन्यू। ये 80 लाख कैपिटलाइज होगा बिकॉज फ्रेंचाइजी का परचेज प्राइस है। फ्रेंचाइजी एक्सपायर आफ्टर 5 years, तो 80 लाख का 1/5 16 लाख रुपया अमोर्टाइज भी करेंगे। म्यूजिकल शो का रेवेन्यू 10 लाख आया, उसका 2% जो है हम लोगों को पेमेंट एक्सपेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 10 लाख का 2% विल बी 20,000 रुपीज। द प्रोजेक्टेड फ्यूचर रेवेन्यूज आर 25 लाख, 30 लाख, इज 25 लाख एंड 30 लाख पर एनम फॉर द रिमेनिंग 3 years देयर आफ्टर। माने रेवेन्यू को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 लाख करके 3 साल में 90 लाख आ जाएगा। यहां 105 लाख हो गया, यहां 10 लाख आया, तो उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अमोर्टाइजेशन आप रेवेन्यू बेस्ड नहीं करोगे, अमोर्टाइजेशन नॉर्मल ही
करना होगा, SLM डिप्रीसिएशन हो या WDV हो। फिर लिखा 4 जुलाई को एक कॉपीराइट SS लिमिटेड को मिला that had been applied for by M Limited during the financial year 21-22. SS Limited incurred 2,50,000 on legal cost to register the patent and 7 lakh additional cost for successfully prosecuting the copyright for the infringement suit against the competitor. The life of the copyright is 10 years. आगे लिखता है SS Limited follows an accounting policy to amortize all intangible asset on a straight line basis. ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात, or an appropriate basis over a maximum period by as relevant as per Ind AS by taking full year amortization in the year of acquisition. That is possible. आगे लिखता है एक शेड्यूल बना करके दो इंटेंजिबल असेट के सेक्शन का, बैलेंस शीट में कितना फिगर आएगा और क्या क्या रिलेटेड एक्सपेंस आप P&L में डालोगे, उसका एक शेड्यूल बना करके दो। तो टोटल मिलाकर के देखो बच्चों 3 इंटेंजिबल असेट है। ये अभी आंसर को छोड़ो, ये बाद में बैलेंस शीट का बात करेंगे। 3 इंटेंजिबल असेट है, मैं पहले तीनों इंटेंजिबल असेट के बारे में बात कर लूं। 1 इज गुडविल। ये गुडविल का नोट्स ऑन माने इंटेंजिबल असेट का नोट्स है, आपको मालूम होगा ये ग्रॉस ब्लॉक या क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ये WDV। ग्रॉस ब्लॉक में 3,20,000 की गुडविल का एडिशन हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंस है। नो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 320। फ्रेंचाइजी 80 लाख में खरीदे, 16 लाख का डेप्रीसिएशन 64 लाख। कॉपीराइट 250, वो जो 7 लाख रुपया सूट के लिए खर्चा किए थे इंफ्रिंजमेंट वाला, वो एक्सपेंस है, वो असेट बनाने का खर्चा नहीं है, वो P&L का खर्चा है। तो 10 ईयर का अमोर्टाइजेशन था, 25,000 डेप्रीसिएशन दिए, 2,25,000। तो ये इंटेंजिबल असेट का नोट्स बन गया। टोटल 69,45,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब ये देखो इंपेयरमेंट के बारे में लिखा, गुडविल अमोर्टाइज नहीं होता, उसका इंपेयरमेंट होता है, एक नोट में लिख दिया। P&L के रिगार्ड में अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फ्रेंचाइजी का 16 लाख और इसका कॉपीराइट का 25,000, 16,25,000 P&L में आ गया। अदर एक्सपेंसेस में लीगल कॉस्ट और फ्रेंचाइजी फीस जो है 20,000 मिला करके ये रॉन्ग है। 7,20,000 आ गया, तो 16,25 और 7,20 4 ही टोटल खर्चा है। अगर ऐसे बोलो तो 2 ही खर्चा है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में जाओगे तो। ये गुडविल का कैलकुलेशन, ये फ्रेंचाइजी का कैलकुलेशन, ये कॉपीराइट, ये उस नोट में भी दिख गया था, ये अलग से और दिखाने का जरूरत नहीं था। अब मैं आपको बैलेंस शीट और P&L दिखाता हूं। ये देखो बैलेंस शीट, नोट नंबर 1 में है 3 असेट था, 320 का गुडविल, 64 लाख का 320 का गुडविल, 64 लाख का 1 मिनट फ्रेंचाइजी और वो कॉपीराइट था 2.25 का, हाँ तो 69.45 का। इसका नोट हम लोग देख चुके थे। P&L इन्होंने बनाया, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, ये बार बार ये टाइप हो जा रहा है, ये रॉन्ग है। अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रीसिएशन 16,25, अदर एक्सपेंसेस 7,20। अब आप बोलेंगे सर इसको टोटल करके नेट प्रॉफिट क्यों नहीं निकाला? द आंसर इज उतना डिटेल क्वेश्चन में नहीं था, खाली रेलेवेंट इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड डिटेल था, तो आप एक्सट्रैक्ट की तरह ही बनाओगे। देखो इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिखा भी है P&L में भी और बैलेंस शीट में भी इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिखा है, बिकॉज दिस इज ओनली रिलेटेड टू इंटेंजिबल असेट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक देख सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, छोटा सा। So with this, I come to an end of the questions newly introduced by the ICAI regarding intangible assets. बहुत ही easy questions थे, हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। Thank you very much.